नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञानी आईएएस में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के थ्रू अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर हमें दीजिए कि हमें और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, जिससे अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज से हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, बेसिकली ये जो सिविलाइजेशन है वो इंडस रिवर के आसपास सिचुएटेड थी। इंडस रिवर जो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट है इंडिया का, जो नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, मैप बना लेते हैं, एक रफली मैप। ये जो मैप है, जो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे सिचुएटेड थी बेसिकली ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला। यहाँ पे जितनी भी सारी अब जो सिविलाइजेशन इमर्ज होने वाली है वो इधर ही होने वाली है, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये होता है कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड थी ना, वो बहुत फर्टाइल थी, क्योंकि ये लोग एग्रीकल्चर करते थे और एग्रीकल्चर के लिए चाहिए पानी। पानी कहाँ होगा? रिवर्स में। तो ये जितनी भी अब सिविलाइजेशन हमें मिलने वाली है, जो मेजर सिविलाइजेशन जो काफ़ी एडवांस थी, वो बेसिकली जो रिवर बैंक है उनके आसपास फ्लोरिस्ट होने वाली थी। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉड टर्म हो गया। इसी में ही हम बहुत सारी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, लोथल वगैरह वगैरह, जो भी इतनी और सिविलाइजेशन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सारी की सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इन द वर्ल्ड। इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो साइट डिस्कवर्ड हुई थी वो हड़प्पा हुई थी। आज की डेट में जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में है। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली के आसपास सिचुएटेड थी। इसको सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में डिस्कवर किया था। हड़प्पा को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में। इससे पहले ऐसा तो था नहीं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन थी नहीं। हड़प्पा सिविलाइजेशन के हमें बहुत सारे रिमेन्स और जो एविडेंस थे वो मिल रहे थे, बट हम अवेयर नहीं थे कि ये कोई सिविलाइजेशन हो सकती है। हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पे कोई गांव रहा होगा कुछ साल पहले, तो हो सकता है वो गांव के लोग जो डिस्ट्रॉय हो गए थे वहाँ के घर, तो उनके शायद से ये रिमेन्स हैं। बट दयाराम साहनी ने ये जाना कि जो सिविलाइजेशन के जो हमें मिल रहे हैं रिमेन्स, वो कोई किसी नॉर्मल घर या पुराने कुछ साल पुराने नहीं है। ये हजारों साल पुराने जो सिविलाइजेशन थी उसके एविडेंस हैं जो हमें मिल रहे हैं। और ये कहाँ पे थे? हड़प्पा पे। और ये हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा बेसिकली रावी नदी के बैंक पर है। हड़प्पा कहाँ है? रावी रिवर के आसपास ये सिचुएटेड थी। वहां से हमें ये एविडेंस मिले और वो जगह क्या थी? हड़प्पा। इसलिए हमें इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलती है। तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था किसने? दयाराम साहनी ने। ये बेसिकली फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इस मैप के थ्रू हम थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये इंडिया का मैप है। उसका जो नॉर्थ वेस्ट वाला ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो मैं ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन है, यहाँ पे ये सारी सिविलाइजेशन जो कि काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन थी वो इमर्ज हुई थी। ये आपकी हड़प्पा है, ये मेहरगढ़ है, इसको भी हमने पढ़ा था, मेहरगढ़ ये भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो ये भी पाकिस्तान में है। ये लोथल ये हमारे यहाँ गुजरात में है। तो आप ये देख रहे हो नॉर्थ वेस्ट में ये इमर्ज हो रही है। और ये सारी इंडस रिवर की इंडस रिवर का पार्ट है ये। जैसे इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो रावी है, और ये रावी बैंक पे ही हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारी सिचुएटेड थी। हड़प्पा के बारे में हम थोड़ा सा अब डिटेल और पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी 1856 में जब ब्रिटिश रूल कर रही थी इंडिया में, तो उन्होंने क्या है यहाँ पे एक रेल लाइन बिछाना स्टार्ट किया उन्होंने। तो रेल लाइन जो बिछा रहे थे वो लोग इंडस रिवर, जो तो आपका रावी रिवर पर, तो उस टाइम पे जो कि ब्रांच है इंडस रिवर की, तो बहुत सारे माउंट्स ऑफ सैंड्स उनको मिलता है, कुछ बेलवर्न ब्रिक्स भी मिलते हैं, रून्स भी मिलते हैं, बट वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये कोई सिविलाइजेशन हो सकती है। उनको इतना कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि ऐसी चीज़ें इससे पहले कभी हुई नहीं थी। तो वो सोच रहे थे कि नॉर्मल चीज़ें हमें ये मकान जो मिल रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि जो ब्रिक्स मिल रही थी वो इतने अंदर अंदर तक मिल रही थी कि मतलब एक एक मंजिल, जो एक एक जो पूरा एक मंजिल मकान होता है, वो पूरा का पूरा मंजिल मकान पूरा वो पूरा मतलब उन्हें मिला था। इस टाइप से लाइन से बहुत सारी मतलब किलोमीटर्स में ये लाइन से उनको मकान मिल रहे थे, और उसमें जो ब्रिक्स मिल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कोई पहले विलेज रहा होगा, तो वो शायद से यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ हो गए, तो यहाँ से लोग चले गए, तो उन विलेजेस का हमें ये ब्रिक्स मिल रही हैं, और ये कुछ जो सैंड वगैरह है ये उन्हीं की मिल रही है हमें। तो उन्होंने क्या किया, इन ब्रिक्स का यूज कर लिया अपनी रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने में। तो इसको वो जब इसको उन्होंने जितनी ज़्यादातर जो ब्रिक्स थी उनको वो या तो डिस्ट्रॉय कर चुके थे या यूज कर चुके थे रेलवे लाइंस को अपना कंस्ट्रक्ट करने में। उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये कोई सिविलाइजेशन की हमें ये ब्रिक्स मिल रही हैं। तो 1921 में आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि ये कोई जो नॉर्मल जगह की या नॉर्मल कोई विलेज है उसकी चीज हमें ब्रिक्स या जो सामान मिल रहा है, आर्कोलॉजिकल जो सामान था वो मिल रहा है, वो कोई नॉर्मल नहीं है, वो कोई एक एंशियंट सिटी है इंडिया की। यहां से वो समझे। आप देख रहे हो 1856 में तो उन्होंने पूरा खेल ही कर दिया। 1856 में वहां की जो सिविलाइजेशन की जो भी उन्हें चीजें मिल रही थी, उन्होंने रेलवे लाइन ही बिछा ली उनकी, उनको यूज ही कर लिया। उन्हें पता ही नहीं था कि ये इतनी एंशिएंट सिटी मिल गई है हमें, उसको हमने डिस्कवर कर लिया है। उसको उन्होंने रेलवे लाइन में पूरा यूज कर लिया। या तो वो टूट गई सारी जो ब्रिक्स थी, और यहाँ पे जो भी एविडेंस थे या तो तोड़ दिए गए अनजाने में, या फिर वो यूज कर लिए गए रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने में। 1921 में उन्हें समझ में आता है कि ये कोई एंशिएंट सिटी मिली है हमें इंडिया की, जिसको हड़प्पा को सिंधी में बोलते हैं बरेड सिटी। बरेड सिटी, बरेड तुम्हारा दफन हो गया, दफन शहर इसको हम हिंदी में अगर थोड़ा सा देखें तो ये कह सकते हैं, दफन शहर। तो सिटी जो डिस्कवर हुई थी आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको हमने बोला हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्योंकि इंडस वैली में तो सबसे पहली जो सिटी थी वो कौन सी थी, हड़प्पा। किसने डिस्कवर किया था, दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन हमें मिल जाती है यहाँ से। ये जो सिविलाइजेशन है वो बेसिकली फ्लोरिश हुई थी 4700 ईयर्स एगो। जो र्यून्स हुआ था इस सिटी का वो बेसिकली हम देखते हैं वो मोहनजोदारो, जो फाउंड होता है मोहनजोदारो, चन्हूदारो, कालीबंगन एंड लोथल। ये जो सिविलाइजेशन है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो बेसिकली ब्रॉन्ज एज को बिलोंग करती है। ब्रॉन्ज कैसे बनता है, जब हम कॉपर में टिन को मिक्स कर देते हैं तो हमें मिल जाता है ब्रॉन्ज। ये जो पीरियड है बेसिकली प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड होता है, ये वाला जो पीरियड है, क्योंकि जो हमें स्क्रिप्ट मिली थी उस पीरियड से, हड़प्पा पीरियड मतलब पूरा एंशिएंट सिविलाइजेशन का मैं बोल सकता हूँ। हड़प्पा पीरियड, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, चन्हूदारो, जितनी भी सिविलाइजेशन थी उस टाइम की इंडियन को सब कॉन्टिनेंट में जो मिली थी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसकी जो स्क्रिप्ट थी ना, उसको आज तक हम डिकोड नहीं कर सके हैं। हमें नहीं पता वो कौन सी स्क्रिप्ट थी, क्या उसका मीनिंग से कुछ भी नहीं पता है। बस हमारे लिए वो एक पहेली की तरह रह गई है कि ये क्या था। मेलुहा जो नाम है, मेलुहा मेंशन है लिटरेचर ऑफ मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया का जो लिटरेचर है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को
मेलुहा नाम से बोला गया है। ये कुछ हमें लिटरेचर मिले हैं, तो उनसे हमें ये प्राप्त हुआ है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां पे जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो उसको मेलुहा बोलते थे। इससे क्या अंदाजा लगता है कि उनका ट्रेड था मेसोपोटामिया से। समझ रहे हो आप कि कितना एडवांस लेवल की उनका नेवी था। ऑब्वियस सी बात है, जहाज का सिस्टम अच्छा होगा ना, पोर्ट वगैरह अच्छे होंगे, तभी तो वो इतने दूर तक मेसोपोटामिया तक अपना ट्रेड कर रहे थे, है ना। तो ये सिविलाइजेशन है बेसिकली, वो चालकोलिथिक कल्चर है ना, उससे भी ओल्ड है। बट और इसके साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा एडवांस है। हमने पढ़ा था चालकोलिथिक पीरियड में, चालकोलिथिक पीरियड के इतने एडवांस नहीं थे लोग कि उनके पास पोर्ट्स होंगे और इतने बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार कर रहे हो, इतना नहीं था चालकोलिथिक पीरियड के। बट ये लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो काफी एडवांस थे, इनका कल्चर काफी एडवांस था, और ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड किया करते थे। बेसिकली जो सिविलाइजेशन है ये, वो हमारा जो वेस्ट पंजाब है, वहां पर ईस्ट पंजाब है, सिंध का जो एरिया है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा का जो एरिया है, वो जो वेस्टर्न यूपी है, बलूचिस्तान रीजन है, वहां से ये रीजन, ये वाली सिविलाइजेशन बिलोंग करती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो आर्कोलॉजी है ना इंडिया की, उसको डेवलप करने में। क्योंकि इससे पहले कोई आर्कोलॉजी में इंटरेस्ट ही नहीं लेता था इंडिया की, कि बस वो लोग ब्रिटिशर्स थे, वो सिर्फ अपना रूल किए जा रहे थे, उससे पैसा कमा रहे थे और अपने यहाँ की इकोनॉमी इंप्रूव कर रहे थे, अपने कंट्री का डेवलपमेंट कर रहे थे। और जो इंडियंस थे बेचारे, वो तो गरीब थे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा अशिक्षित थे, उनको ज़्यादा ऐसा कुछ पता नहीं था। तो ये जो आते हैं सर जॉन मार्शल, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इनको काफ़ी ये इंस्पायर थी इंडिया की आर्कोलॉजी वगैरह से प्रभावित होते हैं, और उन्होंने ही आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया को डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनके बाद में जब 1940s में मॉर्टिमर व्हीलर, इन्होंने हड़प्पा साइट को और एक्सकेवेट किया था। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो हड़प्पन साइट थी, यानी ज़्यादातर हड़प्पन साइट थी, वो पाकिस्तान में चली गई। और जो आर्कोलॉजी थी, जो आर्कोलॉजिस्ट थे, वो आज तक हड़प्पन साइट के बारे में काफ़ी उत्सुक हैं, और वो अभी तक कुछ ऐसा कुछ पता नहीं पता चला पाए हैं। और जो इंडियन साइट है, उसमें भी थोड़ा बहुत खोजने की कोशिश की जा रही है कि कुछ तो और हमें पता इनके बारे में चल जाए। जो कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, ये सारी की सारी साइट्स हमारे इंडियन साइट में मिलती हैं, जो हमने डिस्कवर की हैं अभी तक एक्सकवेशन से। जो एक्सप्लोरेशन और जो एक्सकवेशन का काम था, वो 1950s के बाद भी जारी रहा, क्योंकि हमें क्यूरियोसिटी थी कि हमें और कुछ मिल जाए, और कुछ पता चले हमें हमारी सिविलाइजेशन के बारे में, कि हम कितने एंशंट हैं, हम लोग कितने एडवांस हुआ करते थे, इंडियन जो मतलब कल्चर है वो कितना वैसा था। तो हमें ये सब पता चलना चाहिए, तो उसके लिए हमने उसके बाद भी 1950 के बाद भी जारी रखा एक्सकवेशन और एक्सप्लोरेशन करना, कि हमें कुछ और पता चल जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू है, एक पिक्चराइजेशन के द्वारा हमने आपके लिए थोड़ा सा एक ये बनाया है। ये पिक्चर के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है किस टाइप की सिटी रही होगी उस टाइम की। तो अब ये देखिए, ये जो यहाँ पे बड़े बड़े ये दीवारें हैं, ये देखिए बड़े बड़े फोर्ट टाइप की ये दीवारें हैं, ये स्ट्रीट्स हैं, ये मकान बने हुए हैं। बेसिकली जो मकान हुआ करते थे उसमें सिर्फ 2 रूम ही हुआ करते थे। ये देखिए आप, ये 2 रूम, और ये फ्लोर कितने भी हो सकते थे, फ्लोर तो होते थे काफ़ी, बट ये जो बेसिकली 2 रूम ही इसमें होते थे। ये देखो स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट है। तो ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस टाइप से वहाँ की मतलब जो आर्किटेक्ट इस टाइप का रहा होगा। अब ओरिजिन थ्योरी के बारे में बहुत सारे लोगों का अपना अलग अलग मत है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो हम इसमें देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ थ्योरी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बट ज़्यादातर जो हमारी जो थ्योरीज है ना, वो अनआंसर्ड ही है। कुछ
एकदम सटीक हमें नहीं पता है इसके बारे में, इस सिविलाइजेशन के बारे में। बहुत सारे लोग हैं इस सिविलाइजेशन को, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको नियोलिथिक साइट है मेहरगढ़ की, उससे भी लिंक करते हैं कि ये शायद से मेहरगढ़ का जो नियोलिथिक साइट थी वहीं से इस साइट का ओरिजिन होता है। मेहरगढ़ कहाँ थी? काची प्लेन ऑफ बालूचिस्तान, पाकिस्तान में। ये एक न्यूलिथिक साइट थी, हमने पढ़ा है न्यूलिथिक पीरियड में मेहरगढ़ के बारे में। तो वहां से लिंक करके बताते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका ही पार्ट थी, क्योंकि जो मेहरगढ़ है वो सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था हंटिंग गैदरिंग से फिर फार्मिंग की तरफ। पहले ये हंटर गैदरर हुआ करते थे, फिर फार्मिंग स्टार्ट कर देते। बीट और वाले भी हमें मेहरगढ़ से मिला है। हर्डिंग भी करते थे ये लोग, कैटल्स की, सीप की, गॉट की। ये भी हमने देखा है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ बेसिकली 7000 बीसी के आसपास का समय है, उससे पहले का 7000 बीसी और उससे पहले का है। और जो नया वाला जो पीरियड है, जो लेटर वाला अर्ली वाला, वो 5000 बीसी का है। जो इसकी जो मेहरगढ़ की जो ट्रेड लिंक थी वो बेसिकली अरेबियन सी कोस्ट और सेंट्रल एशिया के बीच में रहती हैं, स्टैब्लिश थी। सो हम देखते हैं कि जो इस एविडेंस के द्वारा हमें ये लगता है कि शायद से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उन्होंने उसकी जो फाउंडेशन है बेसिकली वो नियोलिथिक पीरियड से स्टार्ट होती है। अब इसमें कुछ एक कंट्रोवर्सी भी इमर्ज होती है कि इसमें क्या होता है, जो हिस्टोरियन थे और आर्कियोलॉजिस्ट थे वो लोग डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, ये लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नेटिव ओरिजिन थे, और कुछ लोग कहते हैं कि ये फॉरेन ओरिजिन के थे। तो जो उसमें एक हिस्टोरियन होते हैं मिकै वी जॉर्डन चाइल्ड क्रैमर, इन्होंने बताया कि ये बेसिकली ये मेसोपोटामिया ओरिजिन के लोग थे, जबकि मैकेन का बोलना है कि ये सुमेरियन पीपल थे जो कि माइग्रेट किए थे। माइग्रेशन से ही ये लोग फिर यहाँ पे आए थे और यहाँ पे ये लोग रहने लगे थे। बट जो जॉर्डन थे, जॉर्डन का अलग आइडिया था। उन्होंने बोला था कि यहाँ के लोग जो मेसोपोटामियन थे वो यहाँ पे नहीं आए थे, बट उनका जो ट्रेड होता था उससे उनका बेसिकली वो सिविलाइजेशन थी ना, वो उसका आइडिया यहाँ से आया था। यानी कि मेसोपोटामिया जो सुमेरियन लोगों का जो आइडिया था, वहाँ के जो लोग रहते थे, वहाँ की कंसेप्ट था जो सिविलाइजेशन वो यहाँ पे आया था। बट वहाँ के लोग माइग्रेट होके यहाँ पे नहीं आए थे और ना ही उन्होंने यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन बसाई थी। अब फेवर में क्या है? फेवर में ये है कि जो मेलुहा, जो कि वहाँ की जो मेसोपोटामियन लिटरेचर है उसमें मेंशन है, मेलुहा बेसिकली वो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही वो बोलते थे। तो जो मेलुहा में मेलुहा नाम जो मेंशन है मेसोपोटामियन से, तो क्योंकि वो ट्रेड लिंक होता था, वहां पे उनकी सील्स भी मिली है, तो उनका ऐसा कहना है कि शायद से ये वही लोग हैं जो कि मेसोपोटामिया में रहते थे। बट यहाँ पे हम जब आगे देखेंगे तो वहाँ की जो सील्स थी ना, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स से डिफरेंट थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये सिविलाइजेशन अलग ही थी, इसका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, बट इनके बीच में बस एक ट्रेड लिंक जरूर था। अब इसमें कुछ क्रिटिक्स देख लेते हैं। इस जो आइडियोलॉजी जो लोग बोल रहे हैं वहां पे कि ये लोग मेसोपोटामियन थे, सुमेरियन पीपल्स थे, यहाँ पे रहने थे, तो क्रिटिक्स में आते हैं। तो क्रिटिक्स में देखते हैं कि जो मैंने बताया ना, डिफरेंस था सील में, उनकी स्क्रिप्ट में डिफरेंस था, डिजाइन जो टूल्स होते ना उनके बीच में भी डिफरेंस था इन दोनों सिविलाइजेशन में। तो यानी कि अगर ये दोनों की सील सब कुछ डिफरेंट है तो फिर ये लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो काफी अर्बन था एज कंपेयर टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और काफी सिस्टमेटिक भी था ये वाला सिविलाइजेशन। हम पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन को और डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा ये लोग कितनी एडवांस लेवल की अर्बनाइजेशन था। यहाँ पर जो कॉपर टूल यूज होते थे जो कॉपर टूल यूज होते थे मेसोपोटामियन में, हड़प्पा में नहीं होते थे। कोई टेम्पल बिल्डिंग नहीं थी हड़प्पा में।
ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि हड़प्पा में वो लोग टेम्पल थे कि नहीं थे, नहीं थे। तो हड़प्पा में टेम्पल का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं मेंशन है। तो ये इससे समझ में आता है कि ये लोग अलग सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामियन में, जबकि ऐसा नहीं था। अब हम लोगों ने इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर ही लिया है। बाद में जो हमारे जो हिस्टोरियन थे उस बाद में कंक्लूजन पर निकलते हैं कि ये जो ओरिजिन होता है इस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही होता है। बट ये धीरे धीरे करके डेवलप्ड फेस में जाते हैं और इनके अपनी इकोनॉमी को भी डेवलप बनाते हैं, और ये फिर अपने अर्बनाइजेशन में पहुंच जाते हैं। और इनका जो अर्बनाइजेशन था काफ़ी एडवांस लेवल का अर्बनाइजेशन था। हड़प्पन फेज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पहला पार्ट है अर्ली हड़प्पन, जो कि 3000 बीसी से 2600 बीसी के बीच में रहता है। वो जो मेच्योर हड़प्पा है, जो अर्ली फेज में क्या होता है, नॉर्मल रूरल से टाइप से रहते, रूरल वाली इकोनॉमी थी, धीरे धीरे व्यापार करना स्टार्ट करते, फिर इनकी धीरे धीरे इकोनॉमी इंप्रूव होती है, फिर ये लोग मेच्योर हड़प्पा में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कंप्लीट अर्बनाइजेशन, वेल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, और जो जो भी उनकी जो वहाँ की जो सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे जो वेल मतलब मेंटेन्ड थी वो काफ़ी ज़्यादा। और जो लेट हड़प्पा पीरियड है वो 1900 से 1700 बीसी के बीच का पीरियड है। जो प्री हड़प्पन को हम देखते हैं बेसिकली, वो अपना 3233 बीसी से 2600 बीसी का पीरियड है, और इसी को हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो प्री वाला टाइम है। डेट पे आप इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, डेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, डेट नहीं पूछते हैं, तो डेट में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये डेट वेरी करती है अलग अलग बुक्स में। तो आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि वैसे कितनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। कोई लोग फेवर में बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि ये मेसोपोटामियंस थे, लेकिन बाद में कंक्लूजन निकलता है कि नहीं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही इमर्ज हुई थी, वहाँ के लोग ही थे। धीरे धीरे करके वो मेच्योर कर गए, अपने आप को थोड़ा सा उन्होंने सस्टेन किया, डेवलप किया, और ये फिर बाद में अर्बनाइजेशन में चले गए। वो बहुत ही वेल मेंटेन सभ्यता हमको मिलती है देखने को। ये लोग प्रॉस्परस रूरल सेटलमेंट डेवलप हुआ था नॉर्थ वेस्ट रीजन में, जैसे कि मेहरगढ़, रहमंदेरी, गुमला, किला तराकाई, राना गुंडाई। ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है वहां पे ये इमर्ज हो रहा था रूरल सेटलमेंट, काफी प्रॉस्परस था ये। टेक्निकल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होता था यहाँ पे। टेक्निकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन्होंने यूज ऑफ प्लो इन्होंने करते थे ये लोग। इसके साथ ही ये लोग वाटर व्हील का भी यूज करते थे। प्लो का यूज करने से क्या होगा, आपकी जो एग्रीकल्चर है ना वो काफ़ी डेवलप कर जाएगी, क्योंकि उससे एग्रीकल्चर को काफ़ी अच्छी से होने लगती है उससे, प्लो के यूज से। स्पिनिंग यार्न का ये लोग यूज करते थे। स्पिनिंग यार्न आप समझते हैं ना, धागा बनाने का जो यार्न होता है वो। ये लोग टेक्सटाइल वीविंग भी बहुत अच्छे से करते थे। ये लोग बहुत अच्छा यहाँ पे इस टाइम पे डेवलप हो गया था टेक्सटाइल वीविंग वाला। इसके अलावा इनका जो सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा था, क्योंकि जो प्लो का ये लोग अच्छे से यूज कर लेते थे तो उससे सरप्लस प्रोडक्शन होता था। क्राफ्ट का स्पेशलाइजेशन था इन लोगों को बहुत अच्छे से। ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते थे। एक जगह से ए वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब आप किसी को ले सामान को ले जाना, वो लोग इनको बहुत अच्छे से आता था। और ये रीजनल ट्रेड बहुत अच्छे से करते थे, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन को आपको सही तरह से यूज करना आता है तो आप ट्रेड भी बहुत अच्छा करोगे, जो कि प्री हड़प्पन पीरियड के लोगों को बहुत बखूबी से आता था। जो मेच्योर फेस है हड़प्पन का, वो बेसिकली 2500 बीसी से 1800 बीसी का पीरियड है, ये मेच्योर वाला। और जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी बेसिकली, ये एक्सटेंड थी सुख्ता जेंडोर इन बलूचिस्तान, जो कि वेस्ट में है। आलमगीर जो वेस्टर्न यूपी का पार्ट है ईस्ट में वहाँ, और मांडू जम्मू में ये नॉर्थ में है, और दैमाबाद अहमदनगर के पास जो महाराष्ट्र में साउथ में। जब देख रहे हो ये चारों तरफ फैली हुई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये चारों तरफ अपने उसी के मेच्योर फेस में ये अपना एक्सटेंड हो जाती है। ये मैं उस एरिया की बता रहा हूँ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ पे इमर्ज हो रही है। अब ये नहीं कि पूरा इंडिया का ये ले लो आप, इस वाले इधर इधर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ के नॉर्थ में साउथ में ईस्ट में वेस्ट में, इधर ही ये सिविलाइजेशन फ्लरिश होती है। ये जो फेस है ना, वो बेसिकली सिविलाइजेशन लाइफ को रिप्रेजेंट्स करता है। वो जो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट
ये लोग यूज करते थे, बट हम अभी तक इसको रीड नहीं कर पाए हैं। ये मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन थी, बहुत एडवांस थी। अभी हम आगे इसमें जब पढ़ेंगे तब आप समझोगे कि आज भी हम उनके जितना अचीव नहीं कर पाए हैं जितना ये लोग उस टाइम पे हुआ करते थे। कुछ साइट्स हैं इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि हड़प्पा, जिसके बारे में अभी हम पढ़ ही रहे थे, मोहनजोदारो, चन्हूदारो, लोथल गुजरात में ये पोर्ट था। यहाँ पे बहुत एडवांस लेवल का पोर्ट उन्होंने बना रखा था। कालीबंगन राजस्थान में, बनवाली, चन्हूदारो, कोटदीजी, अमरी, राखीगढ़ी, धौलावीरा, सुख्ता जंडोर, ये भी एक पोर्ट सिटी थी, यहाँ पे पोर्ट था। सुक्तो टाडा, ये भी एक पोर्ट सिटी थी, और यहाँ से हमें हॉर्स के बोन्स मिले हैं। हॉर्स के बोन्स लगे, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना कि अब वो लोग हॉर्स के बोन्स, तो इससे पता चलता है कि ये लोग हॉर्स के बारे में अवेयर थे, ये लोग जानते थे हॉर्स के बारे में। मीठाथाल, बालाकोट, आलमगीरपुर, दैमाबाद और रोपर, ये सारी इंपोर्टेंट साइट्स हैं इस इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट हड़प्पा, चन्हूदारो, मोहनजोदारो, चन्हूदारो, लोथल, कालीबंगर, इनके बारे में तो हम पढ़ेंगे सारा, चन्हूदारो, और हमारा राखीगढ़ी, धौलावीरा, सुक्ता जंडोर, सुक्तुटाडा, ये तो सारी हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं इन सारी साइट्स को, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें इन साइट से मिली हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पिक्चर से आप थोड़ा सा एक इमेजिन करिए कि इस टाइप से रहा होगा। ये हमारी रिवर्स है, ये वहाँ उस टाइम की ये रिवर्स रही होगी, और ये इसके आसपास ये सिचुएटेड ये अपना सिविलाइजेशन होगी। ये लोग ऐसे ये बोट्स वगैरह से अपना ट्रेड करते होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसी से जाते होंगे, ऐसा कुछ रहा होगा। ये मकान है और ये लोग इनकी कैटल्स वगैरह हैं, और इस टाइप से सिविलाइजेशन लिव करती होगी अपना। तो अब हम थोड़ा सा साइट्स के बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल नॉलेज ले लेते हैं। कौन सी साइट कब डिस्कवर हुई थी, किसने उसको डिस्कवर किया था, उसका रीजन क्या है, और किस रिवर के बैंक पर वो रिवर मतलब वो जो सिविलाइजेशन है वो सिचुएटेड है। तो बेसिकली हड़प्पा से हम देखते हैं, तो हड़प्पा की जो साइट है उसको वो डिस्कवर हुई थी 1921 में। किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी जी ने। और ये बेसिकली ये पंजाब रीजन है वहाँ पे। अब ये लेकिन पाकिस्तान में पहुंच गया, ये वाला पाकिस्तान वाला जो पंजाब रीजन है वहां पर ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। लेफ्ट तरफ है, रावी के भी लेफ्ट बैंक में है ये। और दूसरा अपना साइट है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो डिस्कवर हुआ था 1922 में। हमारे जो एक्सकवेटर थे वो थे आर डी बनर्जी साहब। और ये जो सिंध एरिया है, राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर, जो इंडस रिवर का जो राइट बैंक वाला सिंध वाला जो एरिया है जो कि अभी पाकिस्तान में है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, वहां से ये साइट हमें डिस्कवर हुई थी। नेक्स्ट साइट है हमारा सुक्ता जेंडोर। सुक्ता जेंडोर हमारा डिस्कवर हुआ, ईयर क्या है 1927, और इसको डिस्कवर किसने किया था? आर एल स्टेन ने। और ये बेसिकली जो बलूचिस्तान है, दास्क रिवर, दास्क रिवर रिवर याद करिए, दास्क रिवर का जो बलूचिस्तान वाला एरिया है ये वहां पे सिचुएटेड थी। और बेसिकली ये ट्रेड पॉइंट था हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में। जब मेच्योर पीस में जब हड़प्पा पहुंचती, अपनी सिविलाइजेशन पहुंचती, हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो वहां पर जो हड़प्पा और जो बेबीलोन है वहां के बीच में जो ट्रेड होता था उसको ये यहाँ पे अपन देख सकते हैं। जो सिटाडेल था इसमें वो बेसिकली कैसा था? फोर्टिफाइड था। और एविडेंस भी हमें यहाँ से हॉर्स के मिले हैं। तो यानी कि दे वर अवेयर ऑफ द हॉर्सेस। ये ऐसा नहीं था कि अननोन थे, हॉर्स के बारे में जानते नहीं थे। और जो सिटाडेल था वो फोर्टिफाइड हुआ करता था, किसमें? सुक्ता जेंडोर के टाइम पर। नेक्स्ट है हमारा चन्हूदारो। तो चन्हूदारो बेसिकली जो एक्सकवेशन हुआ था इसका, वो हमें कब पता चला था इसके बारे में? 19
1931 में एक्सकेवेटर कौन थे हमारे? एन गोपाल मजूमदार जी, मैके, जो कि बेसिकली ये सिचुएटेड कहाँ पे थी? तो सिंध वाला एरिया है, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर। तो इंडस रिवर पे ये सिचुएटेड थी ये वाली साइड्स, और ये सिंध वाला एरिया है वहां से। अब हमारा नेक्स्ट है कालीबंगन। कालीबंगन के बारे में हमें कब पता चला? 1953 में, यानी कि यहाँ पे इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था। अब हम ब्रिटिशर्स के उसमें नहीं थे। और ये इसको किसने डिस्कवर किया था? ये घोष, ये घोष साहब हैं, उन्होंने इसको बेसिकली डिस्कवर किया था। ये बेसिकली कहाँ है? जो राजस्थान का एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड थी, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ घाघर रिवर। ये जो साइट्स है बेसिकली बताती है जो प्री हड़प्पन पीरियड था, जो स्टार्टिंग वाला, एंड जो हड़प्पन फेज था, इन दोनों को ये शो करती है ये वाली साइट्स हमारी कालीबंगन। नेक्स्ट हमारी साइट है कोट दीजी। कोट दीजी भी 1953 में डिस्कवर हुई थी, और इसको डिस्कवर किसने किया था? राजल अहमद साहब ने, जो कि जो लेफ्ट बैंक है इंडस रिवर का, वहां पे ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज रंगपुर। रंगपुर भी 1953 में ही डिस्कवर हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे जब इंडिया ना इंडिपेंडेंट हो गया था, अब हमें पता चल गया था कि हमारी इतने ज़्यादा रिच सिविलाइजेशन रहा है, हमारा कल्चर इतना अच्छा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़े लेवल पे ये एक वो चलाया था अभियान कि हमें डिस्कवर करके बताओ कि हमारा कल्चर कितना पुराना है, हम कितने अच्छे मतलब सिविलाइजेशन रही है हमारी। तो उसमें जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था बहुत कंप्लीटली इसमें लग गया था, और डिस्कवर करने के तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको जो देख रहे हो ऑफ सिविलाइजेशन उनके बारे में पता चला, क्योंकि हम फ्री थे उस टाइम पे, हम खुद कर सकते थे इंडिपेंडेंट। अब हमारे पास ब्रिटिशर्स राज नहीं कर रहे थे। तो जो रंगपुर था वो 1953 में डिस्कवर हुआ, उसको किसने किया था? एम एस बस बी एल लाल, एस आर राव जी ने। और ये बेसिकली जो लेफ्ट बैंक है महार रिवर, जो कि गुजरात में है महार रिवर, ये वहां पे सिचुएटेड थी। नेक्स्ट इज रोपर। तो जो रोपर है वो बेसिकली 1953 में इसको भी डिस्कवर किया था। किसने किया था? बाय डी शर्मा जी ने। और ये पंजाब में सिचुएटेड है, ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कि इसमें क्या क्या फीचर्स थे इस सिविलाइजेशन के। तो जिसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हम अगर देखें तो बिल्डिंग्स की बात करते हैं हम। तो बिल्डिंग्स कैसी हुआ करती थी सिविलाइजेशन में? जो हाउसेस थे ना वो बेसिकली ग्रिड सिस्टम से बिल्ड थे, और यहाँ पे जो हाउसेस थे उसमें 2 रूम हुआ करते थे, एंड मल्टी स्टोरी हाउस हुआ करते थे। मतलब आपके सिर्फ 2 ही रूम रहेंगे, उसके बाद में आप मल्टी स्टोरी रहते थे, बट वो रूम उसमें सिर्फ 2 ही हुआ करते थे। पब्लिक हॉल भी हुआ करता था, ग्रेनरी थी, पब्लिक बिल्डिंग थी जो कि ब्रिक्स की बनी होती थी, और इसमें कोई भी विंडो नहीं होती थी हाउसेस में। तो हाउस में आपको कोई भी विंडो नहीं मिलेगी वहां के। और जो एवरी जो हाउसेस थे ना उसमें आपको एक कुआं तो मिलेगा ही, हर घर में कुआं मिलेगा, जो कि वाटर के लिए बहुत जरूरी होता है, आपको सब वाटर पीने के लिए बहुत काम में आता है। तो आपको बेल मिलेगा एवरी हाउस में। एंड हम देखेंगे इसमें कि हर एक घर में आपको बाथरूम भी मिलेगा। और एवरी जो फ्रंट हाउस होता है, जो हाउस के जो फ्रंट में हमेशा डस्टबिन मिलेगा, हर एक घर में आपको डस्टबिन मिलेगा। देख रहे हो आप कितना एडवांस, मतलब इन लोगों की थिंकिंग थी, कितने एडवांस तरीके से ये लोग जीते थे। आज भी हम लोगों के घर के बाहर आप देख लोगे डस्टबिन नहीं मिलेगा, गंदगी। ये लोग कितने सिविलाइज तरीके से रहते थे कि अपने जो जो भी उनका जो वेस्ट होता था उसको वो डस्टबिन में डालते थे, फिर उसके बाद में वो जो भी सीवेज में वो लोग फिर करते होंगे, बट हर घर के बाहर आपको डस्टबिन मिलेगा। बाथरूम हुआ करता था हर एक घर में, जो कि आप देखो अभी अभी जब हमारे स्वच्छ भारत अभियान चलाया है हमारी गवर्नमेंट ने, तब हम लोगों ने टॉयलेट्स वगैरह बनवाई है। तब वो भी तब कैसे बनवा पाए हैं, तो अब इस टाइम हमने अचीव किया है उससे। और आप ये देखिए सिविलाइजेशन के लोग कितने ज्यादा हाइजीन को ध्यान में रख के रहते थे। ये लोग हर घर में आपको बेल मिलेगा कि बाहर आपको पानी लेने नहीं जाना है, आपके घर में ही पानी की व्यवस्था है, आप घर से ही पानी लीजिए और अपना जो भी अपना डेली का जो भी वर्क है आपका उसमें आप उस पानी को यूज कर सकते हो।
टाउन प्लानिंग में हम देखेंगे कि इसमें जो टाउन थे वो किस प्लान के हिसाब से बने थे। तो इंडस वैली सिटी थी, वो काफ़ी वेल प्लान थी, बहुत ज़्यादा प्यारा। इसका जो नदन पार्ट था इस टाउन का, नदन पार्ट नैरो एंड एलिवेटेड था। नैरो मिलेगा, एलिवेटेड मिलेगा। और बेसिकली जो एक्सकेवेटर थे उनका ऐसा मानना है कि शायद से इन्होंने अपना ये बनाया हुआ है कि नदन पार्ट नैरो एंड एलिवेटेड है, और जो ईस्टर्न साइड है वो काफ़ी ब्रॉड एंड लोअर थी। तो बेसिकली इन्होंने सिक्योरिटी बेसिस के हिसाब से इन्होंने ऐसा कर रखा होगा। जो मोहनजोदड़ो है उसको सिंधी में माउंड ऑफ डेड बोला जाता है। जो टाउन था इस टाइम पे जो बने हुए थे वो बेसिकली काफ़ी वेल प्लान थे, काफ़ी प्लानिंग के साथ उनको बनाया गया था, यानी कि इसमें उनका काफ़ी एक्सपर्टाइजेशन मतलब उनका था उस टाइम पे बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसके साथ ही साथ उनके पास में एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी भी थी जो कि सिटी को एडमिनिस्टर करती थी। बेसिकली अगर आप एक सिटी बन जाती है, उसको चलाने के लिए गवर्निंग बॉडी या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी तो चाहिए ना। तो उस टाइम पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी भी थी जो कि पूरी तरह से जो फंक्शन कर कैसे सिटी फंक्शन करेगी, कैसे लोग रहेंगे, उसको वो एडमिनिस्टर करती थे वो। इसमें जो हाउसेस होते थे वो बेसिकली दोनों साइड से बने होते थे, और जो सिस्टमेटिक ऑर्डर में। और जो हाउस में जो रूफ होती थी वो फ्लैट होती थी और मैनी स्टोरी, यानी कि जो देखो मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ एक आइडिया, कि जैसे कि यहाँ पे ये गली है, ये स्ट्रीट है, ठीक है, और ये अपना हाउस बने हुए हैं स्ट्रीट पे, ये हाउस बने हैं, ये ये हाउस बने हुए हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये हाउस बने हैं और ये गली है, ठीक है। इसमें जो हाउसेस होते थे मल्टी स्टोरी हुआ करते थे। जैसे ये मल्टी स्टोरी हाउस हो गया, ये स्ट्रीट हो गई, और जो रूफ होती थी उसकी बेसिकली फ्लैट थी। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा हो जाए रूफ पे ऐसा बना दे, वो ऐसा कुछ नहीं था, और ये फ्लैट रूफ होती थी। इस हिसाब से ये लोग, और जो बड़ी बड़ी उनकी ये जो स्ट्रीट होती थी बड़ी होती थी ऐसे। और जो स्ट्रीट की जो बाहर जो इनका दरवाजा होता था ना, इसके पीछे होता था इस गली, मतलब ये मेन जो रोड है उस पे आपको ये दरवाजा नहीं होता था उनका, क्योंकि बेसिकली वो इतना जानते थे कि यहाँ से कोई निकल रहा है, यहाँ से अगर कोई होगा, अगर यहाँ पे आप कुछ अपना सामान रख दोगे तो ये गली क्या छोटी हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, या फिर आप यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से कुछ वो निकल रहा है तो एक्सीडेंट का भी खतरा होता था। तो वो पीछे की तरफ उनका मेन जो गेट होता था, एंट्री का गेट होता था, वो पीछे होता था घर के। और यहाँ पे अपनी सीवर लाइन भी इसी में यहाँ पे ये डली रहती थी इनकी सीवर लाइन, जिससे कि और उसको फिर वो लोग मैनहोल वाला होता था उस टाइम पे, तो उसको वो साफ कर देते, जिससे कि जो भी घर का जो भी कचरा आ रहा है वो सीवर के थ्रू चला जाए और कहीं एक दूसरी जगह पे वो डंप हो जाता था। तो जो पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम का भी वो लोग बहुत अच्छे से यूज करते थे। पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम में ग्रेट बात होता था, जो कि हम अभी आगे के उसमें लेक्चर्स में देखेंगे कि ग्रेट बात क्या था। ग्रेट बात एक पब्लिक हॉल हुआ करता था, ये बेसिकली शायद से मीटिंग्स या एडमिनिस्ट्रेशन ये कुछ ऐसा कुछ होता होगा, तो उसमें सारे लोग इकट्ठे होते होंगे, तो शायद से उसके लिए ये पब्लिक हॉल होता था। स्ट्रीट लाइट्स होती थी, देख रहे हो आप, आज भी अपने यहाँ हर जगह स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड नहीं है, बट उस टाइम पे स्ट्रीट लाइट्स होती थी। द प्रोविजन ऑफ डस्टबिन, डस्टबिन का जो मैंने बताया ना आपको, हर घर के बाहर एक डस्टबिन होता था, वो बताता था कि ये इसमें कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था कि वो कितना वेल ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता था। ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता था, जो ड्रेन्स होते थे बेसिकली वो हाउसेस को कवर करते हुए रहते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि खुले वाले ड्रेन है जैसे अपने यहाँ ओपन रहते हैं सारे, तो ऐसी नालियाँ नहीं होती थी वहाँ पे, एकदम जो कवर होती थी। और उसमें जो जो साइड की जो स्ट्रीट होती थी ना, साइड्स ऑफ द स्ट्रीट विच आर कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, वो इस तरह से रहती थी कि जो स्ट्रीट मतलब जो द रेन अलोंग द साइड ऑफ द स्ट्रीट विच वर कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, मतलब जो घर के जो अंदर से वो जो नालियाँ आती थी जो मेन स्ट्रीट में जाके मिल जाती थी, वो ये बेसिकली मैन होल बोले रहते थे, जिसको रेगुलर इंटरवल पे इनको ये लोग क्लीन करते थे।
इसमें ये लोग क्या बेसिकली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेयर थे, मतलब ये इनके पास साइंटिफिक टेम्पर था, अप्लाइड साइंस ये लोग यूज करते थे। तभी तो आप देखिए ना, इन्होंने घर जो घर है उसको उसकी कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन की तरह से वेल मेंटेन उन्होंने सोसाइटी को उन्होंने बनाया था। जो सिलेक्शन ऑफ लैंड कैसा होना चाहिए, कैसे कौन सी साइड से वहाँ पे हमने घर बनाना चाहिए, मेजरमेंट क्या होना चाहिए प्लॉट्स का, फाउंडेशन कैसी होना चाहिए, जो क्वालिटी है बिल्डिंग मटेरियल की वो कैसी होना चाहिए, और जो ज्योमेट्रिकल फिगर है किसको उसको मतलब कैसे तरह से यूज करना चाहिए। क्योंकि ये बेसिकली जो अब ग्रिड पैटर्न क्या होता है, ग्रिड पैटर्न में बेसिकली अगर आप सिविल से थोड़ा सा वो हो तो ये ग्रिड पैटर्न इस तरह से बेसिकली ये होता है ग्रिड पैटर्न। तो इस टाइप से ये रोड होते हैं, ये बेसिकली ग्रिड पैटर्न वाला रोड हो जाता है ये। तो इस तरह से ये लोग अच्छे से वेल मेंटेन तरीके से उन्होंने सोसाइटी को बनाया था। जो लाइफ स्टाइल कैसी थी बेसिकली, तो जो लाइफ स्टाइल थी उसमें क्या होता था कि रो हाउसेस वर बिल्ट फॉर द एम्प्लॉयर ऑफ द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। तो पीपल एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड थिंग्स लाइक मेटल्स, प्रीसियस स्टोन्स, ऑर्नामेंट्स, वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो ये लोग जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते थे किसका, मेटल्स का, तो कुछ महंगे जो प्रीसियस स्टोन्स हुआ थे उनका, कुछ जो ऑर्नामेंट्स यानी कि जो अपने जो पहनते हैं ना अपन ऑर्नामेंट गहने वहने उस टाइप की, तो उस टाइप की वो चीज़ें, और कुछ यूजफुल प्रोडक्ट होते थे उनका ये लोग करते थे, उससे इनकी इकोनॉमी भी उसी से चलती थी। ये होते ऑर्नामेंट्स जिनको मैंने दिखाया, इस टाइप के ऑर्नामेंट्स वो लोग यूज करते थे। तो हैंडीक्राफ्ट में क्या, हैंडीक्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते तो उस टाइम के दे वुड वर्क दे वुड हैव बीन वर्कर्स लाइक डॉक्यूमेंट राइटर्स भी होते थे उस टाइम पे, सील मेकर्स थे उनके पास में जो सील बनाने का काम करते थे, कारपेंटर हुआ करते थे, डॉल मेकर्स भी थे उस टाइम पे उनके लिए काम करने वाले, मैसन्स एंड आर्टिशंस। ये सारे आप देख रहे हो, हर चीज को डिवाइड कर दिया गया अलग अलग सेक्शन में, उनका वही काम है, वो वही काम करेंगे। दे ऑल्सो फाइंड आउट डॉल्स मेड आउट ऑफ टेराकोटा। जो डॉल्स हमें मिली है वो टेराकोटा की भी बनी हुई मिली है। अदर प्लेइंग आर्टिकल्स आउट ऑफ सेल्स, ब्रास, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। दे यूज्ड कॉपर एंड ब्रॉन्ज टू मेक वेपन्स, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, टूल्स। गोल्ड और सिल्वर को ये लोग बेसिकली ऑर्नामेंट होते थे उनको बनाने में करते थे। इस टाइप के जो ऑर्नामेंट गोल्ड सिल्वर के वो लोग ज़्यादा बनाते थे। तो वेट के लिए भी उन्होंने एक स्टोन को यूज करते थे वो, जिससे वो वेट मेजर करते थे। ये होती है टेराकोटा सील्स, जिसको मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि उस टाइम की सील्स जो हमें मिली हैं वो इस टाइप की होती थी। या आप इसको देख सकते हैं, ये देखो ये एलिफेंट है, और ये उन्होंने कुछ अपना तो उनकी जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट थी उसमें ये इन्होंने लिखा हुआ है, इसको हमें नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है। ये भी देखो ये इस टाइप की सील है, इसमें ये दिखाने की कोशिश की है। तो ये ऐसा हमें कितना ऐसी सील्स मिली, इससे हमें हंड्रेड्स ऑफ रेक्टेंगुलर सील्स हमें मिली है। रेक्टेंगुलर बेसिकली इनका साइज था, बट डिस्कवर्ड यहाँ से। और जो पिक्टोग्राफिक राइटिंग थी, है ना, ये जो स्क्रिप्ट है बेसिकली वो पिक्टोग्राफिक होती है। पिक्टोग्राफिक मतलब चित्र वाली वैसी, जिसको मतलब आप इसमें चित्र वगैरह होते हैं, हम आगे आपको दिखाएंगे वो स्क्रिप्ट कैसी थी, है ना। पिक्टोग्राफिक राइटिंग हुआ करती थी, इस पर लिखा रहता था सील पे। वो जो स्क्रिप्ट है उसको हम अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और जो टेराकोटा सील थी उसमें बुल बना होता था, कार्ट वगैरह, डोग, बोट्स, अ फिगर ऑफ ह्यूमन मेडिटेटिंग भी हमें देखा गया है, जिसे हम पशुपति सील कहते हैं, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो ये बुल्स है, इस टाइप की सील्स वो लोग यूज करते थे। ये स्क्रिप्ट होती थी, ये बेसिकली पिक्टोग्राफी थी। इसको देखो ये मछली टाइप का बना हुआ है। अब हमें नहीं पता ये मछली का वो क्या मतलब है मछली, लेकिन हम तो इसको ऐसे समझते हैं ना, मछली हम बनाते हैं तो बेसिकली चाइनीज लैंग्वेज होती है, कोरियन लैंग्वेज में भी इस टाइप से थोड़ा सा वो लोग यूज करते हैं। देखो ये पता नहीं ये क्या है, ये त्रिशूल सा, ये इधर से ये जा रहा है, ये तो हमें नहीं पता। ये बेसिकली इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। ये है, ये देखिए, ये हमने उसी का थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए समझा, जैसे कि अब समझ में आया कि पिक्टोग्राफिक क्या होती है स्क्रिप्ट। ये होती है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। इसका हर एक वर्ड, इसका हर एक का अलग अलग मतलब होता है। ये देखिए, ये कुछ बना हुआ है, ये फ्यूल पत्ती सी बनी हुई है, लेकिन हमें नहीं पता ये किस लिए वो यूज करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो बेसिकली जो टेराकोटा प्लैंक्स थी
डिस्कवर्ड हुई थी हमें, वो एनग्रेव्ड विथ लेटर्स। इस मतलब जो टेराकोटा जो हमें मिला था उसमें कुछ लेटर्स लिखा हुआ था। द फिगर दैट वर एनग्रेव्ड ऑन द सील एंड द पिक्टोग्राफिक राइटिंग शोड देयर स्किल ऑफ राइटिंग। दे वर पिक्टोग्राफिक राइटिंग, उनकी जो राइटिंग थी पिक्टोग्राफिक थी। ईच पिक्चर डिपिक्ट्स अ स्पेसिफिक मीनिंग। ईच पेज वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट and left to right. These writings are related with the ancient Tamil writings. तो ये जो राइटिंग्स थी वो बेसिकली इनको हम जो एंशियंट तमिल राइटिंग है उससे अपन रिलेट कर सकते हैं। बट इसकी जो ओपिनियन है अलग अलग हिस्टोरियन की, अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट की, वो अलग अलग है इस स्क्रिप्ट को ले। अब हम कुछ फीचर्स के बारे में भी देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये क्या था कि जो डिस्ट्रिक्टिव टाउन प्लानिंग थी, यूनिफॉर्मिटी थी, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था सिटी के, मतलब एक जैसे मकान बने हुए थे। बेटर मैनेजमेंट ऑफ ड्रेनेज था, जो मैन होल्स थे वो जिससे कि वो जो क्लीन करने के लिए जो मैन होल्स होते थे जिससे कि वहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है वो सही तरह से काम करे। सिंगल से मल्टी स्टोरी हाउसेस होते थे। यूज करते थे वो बेक्ड क्ले का, बेक्ड ब्रिक थी उनका यूज करते थे। जो कंस्ट्रक्शन था रोड का वो ग्रिड पैटर्न में था। स्टैंडर्ड वेइंग था, वो कुछ एक वेइंग टूल्स यूज करते थे मेजर करने के लिए। यूज करते थे वो सील्स का। स्क्रिप्ट भी उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज की है इस पीरियड में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे पहले हम देख रहे थे आयरन एज तक भी हमने पढ़ लिया है। आयरन एज वाला ये खैर पीरियड नहीं है, ये बहुत पहले का पीरियड है। बट हमने जितने भी अभी तक देखा है उसमें कहीं भी हमने स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पढ़ा है कि वो लोग स्क्रिप्ट यूज करते थे। फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने यूज की है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो नॉलेज था उनको, मेटल कास्टिंग का नॉलेज होता था उनको, मेटल को कैसे यूज करना है। लॉस्ट बैक्स मेथड वो लोग जानते थे जिससे कि वो लोग ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बनाते थे। लॉस्ट बैक्स टेक्निक में क्या होता था कि बेसिकली एक उन्होंने एक शेप, एक डॉल का शेप बना लिया, उसमें उन्होंने मोम को पिघला के उसमें डाल दिया। जैसे मोम सूख जाती है, आपने सुना होगा ये, मोम सूख जाती है तो वो एक अलग उसको मिट्टी का जो होता था ऊपर की जो डॉल थी उसको तोड़ देते थे जिससे वो शेप ले लेती थी, है ना। तो ये बेसिकली मोम का होता था। बट इन्होंने एक इस टाइप से बनाया था कि उसमें जो ब्रॉन्ज को वो लोग पिघला कर उसमें डाल देते थे और उसके ऊपर जो ठंडा हो जाता था वो, तो उसी शेप में वो मतलब उसकी मूर्ति बन जाती थी। ऊपर का जो कवच था उसको तोड़ देते थे। इसको बोलते हैं लॉस्ट बैक्स मेथड। जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया हो। जैसे एक डॉल है, ये डॉल है, इसका ये बेसिकली उन्हें किसी ऐसे उससे बनाया मटेरियल से जिसको ये बाद में तोड़ा जा सके। अब इसमें इस शेप का ये बना दिया, बट ये पोरस होता था, खोखला। अब इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज को डाल दिया पिघलाकर। ब्रॉन्ज क्या होता था इसमें सब जो जो भी, क्योंकि जो मतलब वैसा था ये होलो टाइप का, इसमें हर जगह पहुंच के अब इसी शेप में ब्रॉन्ज इसमें फिट हो जाएगा। अब ये कुछ देर में जब ये सूख जाएगा सब चीजें, ब्रॉन्ज जब ठंडा होगा, जब ये सूख ये इसमें शेप में ये ले लेगा पूरा, फिर ये ऊपर का जो होता था ना जिसको ये तोड़ देते थे और ये ब्रॉन्ज की से ऐसे मूर्ति बन जाती थी। फिर ये इस टाइप की टेक्निक को बोलते हैं लॉस्ट बैक्स मेथड। ये लोग अच्छे बहुत तरह से इन्होंने यूज किया इसको। लोथल एंड चन्होदारो में इन्होंने बीड मेकिंग फैक्ट्री भी हमें मिली है। तो बीड मेकिंग फैक्ट्री कहां से मिली है आपको, ये क्वेश्चन हो गया। लोथल एंड चन्होदारो से। ब्लैक एंड रेड पॉटरी का भी ये लोग यूज करते थे। वास्ट कल्चर डाइवर्सिटी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात चल रही है, सारा कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन का पढ़ रहे हैं हम। सुक्ता जेंडोर से हमें पोर्ट मिला है। सुक्तो टाडा एंड लोथल भी इनके मेन पोर्ट थे। तो तीन पोर्ट कौन कौन से हो गए, सुक्ता जेंडोर, सुक्तो टाडा एंड लोथल। धोलावीरा एकमात्र ऐसी सिटी थी जो कि तीन पार्ट्स में डिवाइड होती थी। इससे पहले जो हमारा जो हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो वाला पीरियड, इसमें क्या था, एक लोअर टाउन होता था और एक सिटाडेल, यानी कि जो सिटी होती थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती थी। बट जो धोलावीरा है उसको तीन पार्ट्स में वो डिवाइड हुआ करती थी। ये लोग सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज इन सब के बारे में जानते थे, बट आयरन के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। ये बिल्कुल याद रखना, कहीं से पूछ लें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आयरन के बारे में जानते थे कि नहीं, ये लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे।
बिकॉज आयरन एज अपना 1000 बीसी के आसपास स्टार्ट होता है। इस टाइम आयरन एज नहीं था, तो ये लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे। जो एविडेंस थे वाटर स्टोरेज की, कि पानी को स्टोर करना, यानी वाटर टैंक वगैरह ऐसा कुछ, वो हमें कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। ठीक है, और जो डॉक यार्ड है वो कहाँ से मिला है? लोथल से हमें डॉक यार्ड मिला है। तो ये आप बिल्कुल इसको याद कर ले अच्छे से। टाउन प्लानिंग का हम देखते हैं कि टाउन प्लानिंग कैसी होती थी उस टाइम पे। तो टाउन था उसको डिवाइड किया गया था टू पार्ट्स में। वन इज सिटाडेल एंड सेकंड इज लोअर टाउन। बेसिकली ऐसा एजम्पशन है कि शायद से जो सिटाडेल है वो रूलिंग क्लास के लिए था, और जो लोअर टाउन है वो रेसिडेंशियल एरिया था, बेसिकली जो कॉमन पीपल्स होते थे उनके लिए। जो रोड थी वो ग्रिड पैटर्न पे बेस्ड थी, ग्रिड पैटर्न यूज हुआ था। तो ड्रेनेज सिस्टम था, काफ़ी अमेजिंग हुआ करता था उस टाइम पे। ग्रेट वॉथ काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है इस सिविलाइजेशन का। ग्रीनरी एंड प्रीस्ट बिल्डिंग आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन सिटाडेल पार्ट। तो सिटाडेल पार्ट में ग्रेट वाथ भी था, ग्रीनरी भी थी, और प्रीस्ट की बिल्डिंग थी। ग्रीनरी का कैसा था कि ये देखो मैं आपको बता देता हूँ इस टाइप से। ये फील्ड एरिया है, जैसे कि साइड्स पे ये मिली है साइड इस तरह से। ये एक फील्ड एरिया है ग्रीनरी। बेसिकली साइड से ये लोग अपना जो प्रोडक्शन उनका होता था अनाज का, उसको रखते होंगे, या फिर जो टैक्स के रूप में ये कॉमन पीपल से जो टैक्स लेते थे अनाज को, उसको इसमें स्टोर करके रखा जाता था। तो इस टाइप से ये ग्रेनरी होती थी। ये आपकी यूज में यहाँ पे आपको दिखेगा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में। यूनिफॉर्मिटी थी बिल्डिंग डिजाइन में। ऐसा नहीं था कि कोई एक बिल्डिंग अलग टाइप की, दूसरी बिल्डिंग, यूनिफॉर्मिटी थी, एक जैसी थी। स्ट्रीट भी एक जैसी थी, ग्रीनरी भी एक जैसी थी। तो बेक्ड एंड मड ब्रिक्स का उन्होंने यूज किया है। धोलावीरा एक ऐसी थी जिसमें जो टाउन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। जो बेक्ड ब्रिक थी हड़प्पा की एंड मोहनजोदड़ो में, बट जो कालीबंगन है उसमें मड ब्रिक्स का यूज हुआ है। यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मड ब्रिक्स कालीबंगन में यूज हुआ है, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में बेक्ड ब्रिक यूज हुई है, और धोलावीरा में जो टाउन था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। जो हाउसेस थे वो बेसिकली 1 स्टोरी टू मल्टी स्टोरी हुआ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्लीननेस एंड सैनिटरी सिस्टम काफी कमेंडेबल था, जिसको हम आज तक अचीव नहीं कर पाए हैं। इस टाइप से था वो, जिसमें जो ड्रेनेज थे वो कंप्लीटली कवर होते थे, और जो लास्ट राइट्स वाज डन आउट ऑफ रेसिडेंशियल एरिया। और जो बाद में जो उनको जो खुलते थे वो जब रेसिडेंशियल एरिया खत्म हो जाता था वहां पे वो खुलना स्टार्ट होते थे, जिससे कि हाइजीन मेंटेन बनी रहे। इंपोर्टेंट और फीचर देखते हैं हम इसके, तो जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो लोग वो बेसिकली 500 किलोमीटर अपार्ट थे एक दूसरे से। ऐसा नहीं था बगल बगल में थे, ये 500 किलोमीटर इनके बीच में डिस्टेंस थी। इसके साथ ही जो धोलावीरा है वो काफी न्यूक्लियस साइट है इस सिविलाइजेशन की। जो हड़प्पा है वो बेसिकली जो सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था इस सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, जबकि जो मोहनजोदड़ो है वो बेसिकली जो बैंक ऑफ इंडस रिवर पे डिस्कवर हुआ है। ये जो प्रोमिनेंट टू प्रोमिनेंट माउंट्स थे ना दोनों के, वो वेयर एक्सकवेशन टुक प्लेस। ठीक है, जो नोटेबल फाइंडिंग थी हड़प्पा की वो बेसिकली रो ऑफ ग्रेनरी, सिटाडेल, furnaces and are crucial to melt the bronze क्रूसिबल। तो ये सारी चीजें ये बेसिकली याद करने वाली हैं कि हड़प्पा में क्या क्या इंपॉर्टेंट था। ग्रेनरी हुआ करती थी, सिटाडेल था वहां का, तो वहां पे जो मूर्तियां बनाते थे ब्रॉन्ज को मेल्ट करके, वो इनके बेसिकली इंपॉर्टेंट फीचर हुआ करता था। और जो मोहनजोदड़ो का था वो बेसिकली था ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। यूनिफॉर्म बिल्डिंग्स और बेट, हिडन ड्रेन्स एंड अदर हॉलमार्क ऑफ द सिविलाइजेशन, ये सारी चीजें हमें कहां से मिली हैं? मोहनजोदारो से। इसी साइड से हमें मिला है मोहनजोदारो से मोस्ट यूनिकॉर्न सील। यूनिकॉर्न सी जो सील मिली है वो कहां से मिली है? मोहनजोदारो से हमें मिली है। मोहनजोदारो को हम कभी कभी बोलते हैं कि लार्जेस्ट अर्बन सेंटर ऑफ द सिविलाइजेशन। तो जो मोहनजोदड़ो है वो सबसे बड़ा
सेंटर था, अर्बन सेंटर था इस सिविलाइजेशन का। तो बेसिकली आज हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर सिचुएटेड थी, और उसकी जो कुछ जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उनके बारे में हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लिया है, और हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया है। उस साइट्स के बारे में हमने देखा था कि कब वो डिस्कवर हुई थी और उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर है उन साइट्स का, कि कौन सी पोर्ट सिटी थी, हॉर्स की बोन्स कहाँ से मिली थी। आगे भी हम उन साइट्स को और डिटेल में कवर करने वाले हैं। और आज हमने जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक पार्ट ले लिया है कि किस साइट्स में क्या विशेषताएं थी, और आगे भी हम इनको कवर करने वाले हैं। आगे के लेक्चर्स में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को और डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो जरूर आप कमेंट्स के थ्रू हमें दे सकते हैं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपके डाउट्स हैं। उन डाउट्स को भी आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, और आप अपने सजेशन जरूर हमें दे सकते हैं कि हमें और आगे की अपकमिंग लेक्चर्स में और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो स्टडी है उसको और कोर्स की क्वालिटी को हम और इम्प्रूव कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।